Day 1, Chapter 1, Marketing Management. Introduction to Marketing. अच्छा देखिए, ऐसा है कि मार्केटिंग जो है बिजनेस में या किसी भी फील्ड में लाइफ के एक ऐसी चीज़ है जो आप बिजनेस की, व्यक्ति की, ऑर्गेनाइजेशन की या इवेंट की, सबकी सफलता को निर्धारित करता है। ख़ासतौर से बिजनेस के केस में तो ये इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिजनेस में बाकी की जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एचआर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे और कोई भी फील्ड हो, उन सभी में पैसे खर्च होते हैं। मार्केटिंग ही एकमात्र ऐसी फील्ड है जो पैसे लाती है और इसीलिए मार्केटिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी बिजनेस के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, यदि आपको सही मार्केटिंग आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली मतलब कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हुआ करते थे या जिनके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, परंतु कुछ ना कुछ मार्केटिंग की गलतियों के कारण वो फेल हो गए। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शायद सामान्य से प्रोडक्ट हैं, परंतु कंपनी की मार्केटिंग के कारण वो बहुत ही सक्सेसफुल है। एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे टी टाइम। टी टाइम है क्या? टी टाइम एक बहुत छोटा सा चाय का बिजनेस है जो कि अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, जो कि फ्रेंचाइज मॉडल पे चल रहा है। परंतु जब वो बिजनेस शुरू हुआ था तो कुछ लड़कों ने एक चाय की जो टपरी होती है, जिसको हम टपरी कहते थे पहले, जहाँ पे दो चार बेंच लगे रहते थे जहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते थे, उस टपरी को उन्होंने आधुनिक समय के हिसाब से, आधुनिक कस्टमर के हिसाब से उसमें परिवर्तन करने की सोचा और ये सोचा कि कैसे हम इस चाय की टपरी को एक सक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक चाय की टपरी चलाई और वहाँ से आप खूब पैसे कमा रहे हैं। टी टाइम का पूरा कंसेप्ट ये था कि हमें इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है। इसके लिए उन्होंने चाय की दुकान में बैठने के तरीकों को बदला, चाय की कौन कौन सी चाय की क्वालिटी वो दे रहे हैं उसको उन्होंने डिसाइड किया, कस्टमर को क्या चाहिए उन्होंने वो डिसाइड किया, चाय के साथ कस्टमर और क्या क्या, आधुनिक कस्टमर और क्या क्या लेता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी डिसाइड किया कि उन्हें किस कस्टमर को अपना सामान बेचना है। मतलब मार्केटिंग की सक्सेस के कारण आज पूरे भारत में उनके करीब 300 फ्रेंचाइज हैं और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जा सकता है, जो कि एक सीधी सी चाय की दुकान है। इसी प्रकार यदि आप बाबा रामदेव को ले लें, जो कि आयुर्वेद से बने दवाइयाँ और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने हर उस मिथक को तोड़ दिया जो आज तक भारतीय बाजार में था। जैसे एक सबसे बड़ा मिथक तो यही था कि भारतीय बाजार में आयुर्वेदिक कंपनियां दवा तो बेच सकती हैं, परंतु वो और किसी फील्ड में या किसी और प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती। भारतीय कंपनियों से मतलब भारतीय कंपनियां जो भारतीय तरीकों को इस्तेमाल करती हैं और भारतीयता की बात करती हैं, वो और कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकती सिवाय आयुर्वेदिक दवाओं के।
परंतु बाबा रामदेव ने उस मिथक को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को और योग को और भारतीयता को पहले घर घर तक पहुंचाया। उसके कारण कस्टमर्स में आयुर्वेद, योग और भारतीयता इसकी मांग बढ़ी, और जब इसकी मांग कस्टमर्स में बढ़ी तो वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लेके आने लगे और उन्होंने वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाए। ये सभी मार्केटिंग के ही तरीके हैं, जिनमें पहले आप पहले कस्टमर की इच्छाओं को बदल भी सकते हैं, इच्छाओं को, ज़रूरतों को नहीं, इच्छाओं को बदल भी सकते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अपने तरीके से फुलफिल भी कर सकते हैं। तो इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। परंतु मार्केटिंग एग्जैक्टली जब आप सब्जेक्ट की तरह देखते हैं या एक ऐसे विषय की तरह देखते हैं जो बाजार में आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आपको मार्केटिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा। मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सी चीज़ें आपने मार्केटिंग में ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, लेकिन मार्केटिंग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये पॉडकास्ट मैं हिंदी में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी आपको अंग्रेजी नहीं आती। हिंदी में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसमें विषयों को समझने और समझाने की हमारी क्षमता ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जो मेरा पीपीटी है ये अंग्रेजी में ही है, क्योंकि ये मैंने पढ़ाते समय बनाया है और इसको बना के उपयोग करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैंने इसको अंग्रेजी में ही बनाया है। और ज़्यादातर अच्छी मार्केटिंग की किताबें चूँकि अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं, इसलिए इसको अंग्रेजी में बनाना मेरी मजबूरी थी। हिंदी के जो जार्गन्स हैं, हिंदी के जो मार्केटिंग के टेक्निकल शब्द हैं या तकनीकी शब्द हैं, वो शायद अंग्रेजी के शब्दों से ज़्यादा कठिन है समझने में, इसलिए इस पूरे वीडियो को, हालांकि भाषा मैंने हिंदी रखी है समझाने की, परंतु जो कंसेप्ट्स को आप स्क्रीन पे देखेंगे वो अंग्रेजी में रहेंगे, जिनको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर से, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं पीटर ड्रकर साहब के एक स्टेटमेंट से, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्केटिंग इज सो बेसिक दैट इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ सेपरेट फंक्शन। It is the whole business seen from the point of view of its final result, that is from customer's point of view. तो पीटर ड्रकर साहब ने कहा कि मार्केटिंग किसी बिजनेस का एक अलग कार्य नहीं है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वैसे ही मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट नहीं है। मार्केटिंग वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू किसी भी व्यापार का, किसी भी बिजनेस का अंतिम रिजल्ट आता है, या जो कस्टमर जिस हिसाब से व्यापार को या बिजनेस को, कस्टमर से यहाँ हर वो व्यक्ति जो उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो कस्टमर है, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिजनेस क्या है, यही मार्केटिंग है। तो इसीलिए चाहे आप एचआर में हों, चाहे आप फाइनेंस में हों, चाहे आप इंजीनियरिंग में हों, चाहे आप बिजनेस के किसी भी फील्ड में हों, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका किया हुआ हर कार्य अल्टीमेटली कस्टमर के विचारों को कंपनी के बारे में निर्धारित करता है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, ये सब सीधे सीधे कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, और फाइनेंस, एचआर, ये सीधे सीधे कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करते। परंतु इन सभी को मार्केटिंग को समझना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली
पूरा बिजनेस मिलके क्या करता है, उससे बिजनेस की इमेज बनती है, इसलिए पूरा बिजनेस एक तरह से मार्केटिंग ही कर रहा है। तो मार्केटिंग को समझने की शुरुआत हम इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन से करते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन क्या है? मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी लाभ कमाते हुए कस्टमर की ज़रूरतों की पूर्ति करना। यहाँ जो कई 3 शब्द हैं, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली इसलिए क्योंकि बिजनेस का पूरा पर्पज़ ही होता है प्रॉफिट या लाभ कमाना। यदि आप लाभ नहीं कमा रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और भले ही कर रहे हो लेकिन आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एक चीज़ है जो बिजनेस की ग्रोथ को और कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है बेहतर से बेहतर तरीके से, ये एक मोटिवेशन देता है बिजनेस को कस्टमर को सेटिस्फाई करने का। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी बिजनेस प्रॉफिट कमाए। लेकिन चलिए इस पे बाद में बात कर लेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि लाभ कमाना बहुत ज़रूरी होता है, परंतु वो लाभ सिर्फ सामान बेच के नहीं कमाना है, वो लाभ कमाना है कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करके। देखिए दोनों में अंतर है। कई बार कंपनियां कस्टमर्स को वो चीज़ें बेच देती हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती या जिनका उनके जीवन में प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, वैक्यूम क्लीनर। ये आप अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के घरों में देखेंगे या अपर क्लास के घरों में देखेंगे तो करीब करीब हर घर में आपको वैक्यूम क्लीनर मिल जाएगा। परंतु वो वैक्यूम क्लीनर कितनी बार यूज़ होता है, कितनी बार प्रयोग किया जाता है, यदि आप उसके उस घर के मालिक से या उस घर की गृहिणी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इसका प्रयोग शायद ही कभी होता हो, और ज़्यादातर समय पर वो यही कहेंगे कि उन्होंने ये चीज़ बेकार ही खरीद ली। और यदि उनसे कोई कहे कि क्या मुझे वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहिए, तो वो कहेंगे कि बिल्कुल मत खरीदो, इसका कोई प्रयोग नहीं है। परंतु कंपनियां वैक्यूम क्लीनर बेचने की लगातार कोशिश करती रहती है। जब हालांकि वैक्यूम क्लीनर पूरी दुनिया में बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, भारत में ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, या भारत में इसका प्रयोग क्यों नहीं होता उतना जितना कि विकसित देशों में होता है? उसके पीछे बहुत सीधा सा कारण है। जो वैक्यूम क्लीनर है उसका प्रयोग उन देशों में जहाँ ज़्यादा होता है जहाँ पर या तो व्यक्ति खुद काम नहीं करता क्योंकि उसके पास समय नहीं है, घर बहुत बड़े हों या उसके पास समय ना हो, या और उसको पैसे देकर भी काम करने वाले लोग न मिलते हों जो उसके घर की सफाई वगैरह कर सकें, या मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा कमी हो। भारत में मैनुअल लेबर बहुत सस्ता है, नंबर एक बात, इसलिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कम होता है और मैनुअल लेबर के थ्रू हम ज़्यादा अपने घरों की सफाई पे ध्यान देते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे घरों में अगर पोछा न लगे तो हमें लगता है कि सफाई हुई नहीं। हालांकि पोछा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, हाँ थोड़ा सा फ़ायदा होता है कभी कभी, लेकिन हर जगह पोछे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो तो पानी यदि आप फर्श पे लगाते हैं धुलने के बजाय यदि आप उससे गीले कपड़े से उसको रगड़ते हैं तो उस पर धूल के जमने की संभावना ज़्यादा होती है। परंतु ये एक मानसिकता है, यदि आप किसी भी महिला से, किसी भी जो भी व्यक्ति घर का देख रेख करता है, यदि आप उससे पूछेंगे तो वो आपसे कहेगा कि नहीं, बिना पोछा लगे तो फर्श की सफाई नहीं हो सकती। वैक्यूम क्लीनर तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह है, भारत में चूंकि हमारा वातावरण थोड़ा ह्यूमिड है, ह्यूमिड यानी हमारे वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे यहाँ धूल जो है वो फर्श पर चिपकती है, और उस केस में वैक्यूम क्लीनर बहुत काम नहीं आता। उन देशों में जहाँ वातावरण ठंडा है इसलिए वहाँ नमी की कमी है,
या जहाँ उन देशों में जहाँ घर ज़्यादातर बंद हैं क्योंकि वहाँ एसी वगैरह परमानेंट लगे रहते हैं और चलते रहते हैं, जिससे कि नमी कमरे के भीतर, घरों के भीतर नहीं रहती। उन देशों में वैक्यूम क्लीनर काफ़ी काम की चीज़ है। इसीलिए ज़्यादातर विकसित देशों में वैक्यूम क्लीनर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली चीज़ है, परंतु भारत में नहीं है। इसीलिए डेफिनीशन, शॉर्ट डेफिनीशन है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, मतलब लाभ कमाते हुए कस्टमर की ज़रूरत की पूर्ति करना। एक जो मैनेजरियल डेफिनेशन है, ये भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। हालांकि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास प्रोडक्ट पहले से है और हमने कुछ कस्टमर्स को देखा और अब हमें उन्हें ये इन प्रकार इस प्रोडक्ट को बेचना है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि कस्टमर की ज़रूरतों को देखते हुए प्रोडक्ट बनाना और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को कस्टमर को हम कैसे सहमत करें कि ये प्रोडक्ट आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, इस हिसाब से उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करना। और ये एक कला है, ये विज्ञान नहीं है, ये एक कला है। और इसीलिए मैनेजरियल डेफिनेशन जो है ये आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट है, यानी बेचने की कला। फिर एक डेफिनेशन जो है वो कॉटलर साहब की डेफिनेशन है, जो सोशल डेफिनेशन कहलाती है, क्योंकि थोड़ी लंबी डेफिनेशन है, मैं पढ़ देता हूँ। मार्केटिंग इज ए सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and value with others. मार्केटिंग जो है एक सामाजिक और प्रबंधकीय कार्य है, क्रिया है, कार्य के बजाय क्रिया है। इट इज़ नॉट एन एक्शन बट इट इज़, मतलब ये प्रोसेस है पूरा। इसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह वो चीज़ें हासिल करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है और जो वो चाहते हैं। कैसे? बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद अदर्स। वस्तुओं और मूल्य का, मूल्य यहाँ मतलब पैसे के ही मूल्य की बात नहीं हो रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ मूल्य से मतलब क्या है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ पैसे के मूल्य की बात नहीं हो रही है। मूल्य का मतलब यहाँ पर यूटिलिटी से जनरेटेड मूल्य है, यानी कस्टमर किसी काम को या किसी प्रोडक्ट को कितना वैल्यू देता है, उस वैल्यू की बात हो रही है। या जैसे पैसा है, पैसे की वैल्यू फिक्स है, 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन एक कप चाय की क्या वैल्यू है? एक कप चाय की वैल्यू आपके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। यदि आपको दिन भर चाय ना मिली हो तो शाम को यदि आपको कोई 20 रुपये में भी चाय दे तो आप 20 रुपये दे के चाय पी लेंगे। लेकिन यदि आपने दिन भर चाय पी हो तो हो सकता है आप 10 रुपये भी ना दें चाय के लिए। तो ये वैल्यू जो है वो आपके ऊपर निर्भर करती है, यानी कस्टमर पर निर्भर करती है कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, परंतु रुपए की वैल्यू तो फिक्स है। तो जो कस्टमर जो है वो वैल्यू क्रिएशन करता है, यानी वैल्यू को उत्पन्न करता है, उसको दूसरे को ऑफर, कस्टमर नहीं मतलब कस्टमर और मैं जो कंपनी है दोनों वो वैल्यू को उत्पन्न करते हैं, उसको एक दूसरे को ऑफर करते हैं और फ्रीली एक्सचेंज करते हैं। इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे धीरे धीरे कि ये सभी चीज़ें क्या है। तो प्रोडक्ट एंड वैल्यू, प्रोडक्ट भी आपको वैल्यू देता है और वैल्यू यहाँ पर जब कहा जा रहा है तो कस्टमर की तरफ से दी जाने वाली मूल्य की बात की जा रही है कि कस्टमर क्या मूल्य दे रहा है। तो अब पहले हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट क्या है। अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, मतलब मार्केट वो जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। ये तो एक ज्योग्राफिकल डेफिनेशन हो गई मार्केटिंग की, कि मार्केट वो जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। परंतु मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट वो चीज़ है
वेरियस ग्रुपिंग्स ऑफ कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट वो चीज़ है जो कस्टमर्स यानी ग्राहकों का समूह है जिनमें सब कुछ एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक या एक ऐसा उनका गुण है जो सब में पाया जाता है। तो उसको हम मार्केट कहते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे युवा मार्केट, जैसे महिला मार्केट, जैसे टेक्नोलॉजी मार्केट, जैसे बिजनेस मार्केट। ये सभी अलग अलग तरह के मार्केट हैं जिनका प्रयोग कंपनी ये निर्धारित करने के लिए करती है कि किस मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को बेचना है। जैसे यदि आप इस बात पे ध्यान दें, जैसे लिपस्टिक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे लिपस्टिक है, तो लिपस्टिक के आप सबको नहीं बेच सकते। लिपस्टिक मतलब कोशिश करें तो सबको कभी न कभी बेच सकते हैं, परंतु सबके लिए नहीं बेच सकते। लिपस्टिक जो है, जैसे आप एक पुरुष को लिपस्टिक बेच पाए इसकी संभावना बहुत कम होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुरुष लिपस्टिक को का प्रयोग नहीं करते। एक महिला ही लिपस्टिक को खरीद सकती है, परंतु हर महिला भी लिपस्टिक नहीं खरीदती। बहुत कम उम्र की लड़कियां वो लिपस्टिक का प्रयोग नहीं करती। बहुत ज़्यादा उम्र की महिलाएं वो भी लिपस्टिक का प्रयोग कम करती हैं, हालांकि उनका संख्या बढ़ती चली जा रही है, परंतु वो भी लिपस्टिक का प्रयोग कम करती हैं। यदि आप देखें तो लिपस्टिक के लिए एक मार्केट है। वो मार्केट है, यदि आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो मार्केट है महिलाओं का, एक खास उम्र की महिलाओं का। और ज़्यादातर, हालांकि मैं ये नहीं कहता, अब तो गांवों में भी महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, परंतु ज़्यादातर शहरी महिलाओं का। तो इसलिए यदि आप लिपस्टिक के मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, आप सबको यदि उसमें इंक्लूड कर देंगे, पुरुष भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, और बिजनेस मार्केट को भी, और सबको इंक्लूड अगर आप उसमें कर देंगे, तो आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट आपका है क्या। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडस्ट्री हो, इसीलिए एक और डेफिनेशन है मार्केट की। मार्केट इज कलेक्शन ऑफ बायर्स। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कलेक्शन ऑफ बायर्स। बायर्स मतलब बायर्स जो आज की तारीख में प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एंड पोटेंशियल बायर्स ऑल्सो, जो वो कस्टमर्स या वो ग्राहक जो भविष्य में हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसलिए मार्केट जो है वही है जो हमारी प्रोडक्ट को या तो, जैसे यदि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, जैसे एक प्रोडक्ट आया था लिप बाम। इसको शुरुआत में जब कंपनियों ने मार्केट किया तो इसको महिलाओं, लड़कियों के लिए मार्केट किया, जो लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती थीं, क्योंकि लड़कियां हर जगह लिपस्टिक नहीं लगा सकती, इसलिए वो ज़्यादातर लिप बाम का प्रयोग कर लेती थीं। तो उन्होंने उसको मार्केट किया लड़कियों के प्रोडक्ट की तरफ। परंतु चूंकि लड़कियों के पास लिप बाम के तरह के कई ऑप्शंस हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक भी होती है और नॉर्मल कलर की लिपस्टिक्स भी होती हैं जो बहुत दूर से दिखती नहीं या बहुत ध्यान से देखने पर ही समझ में आती हैं। इसलिए लड़कियां लिप बाम का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं करती थी, तो मार्केट में लिप बाम की उतनी बिक्री होती नहीं थी। तो कंपनियों ने ये सोचा, और कंपनियों ने जब मार्केट रिसर्च किया तो उन्होंने ये पाया कि लड़के इस प्रोडक्ट को बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को, लिप बाम को, लड़कों के लिए एडवर्टाइज़ किया। लड़कों के लिए एडवर्टाइज करने से फ़ायदा उनको ये हुआ कि लड़के जो पहले छुप कर लिप बाम को प्रयोग करते थे, क्योंकि यह लड़कियों के प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता था, अब वो लड़के खुलकर लिप बाम का प्रयोग करने लगे।
इसीलिए अपने कस्टमर को पहचानना किसी भी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ज़रूरी है, वही मार्केट है आपका। इसी तरह से इसी का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सेलर्स कौन है या मार्केटर कौन है। मार्केटर जो है द ग्रुप ऑफ ऑल द सेलर्स, जो भी, या इसी को इंडस्ट्री भी कहते हैं कि जो जितने भी मार्केटर्स हैं या जितने भी सेलर्स हैं उनको मिला दीजिए तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। मार्केट में किस किस तरह के प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट जो है। वैसे अगर आप देखें, मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं। प्रोडक्ट होता है, हालांकि अभी यहाँ पे नहीं लिखा है, कहीं बाद में होगा। प्रोडक्ट जो होता है वो होता है बंडल ऑफ बेनिफिट्स। जैसे मैं बंडल ऑफ बेनिफिट्स क्यों कह रहा हूँ, जैसे जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उस प्रोडक्ट को एज सच इसलिए नहीं खरीदते कि वो प्रोडक्ट आपको चाहिए, बल्कि आप उसको उसके कुछ फ़ायदों के लिए खरीदते हैं। जैसे यदि आप साबुन खरीदते हैं, तो या तो आप उसको ब्यूटी के लिए खरीदते हैं, उसकी फ्रेगरेंस के लिए खरीदते हैं, उसके हाइजीन के लिए खरीदते हैं, मतलब साफ करने की क्षमता के लिए खरीदते हैं। तो इन सभी कारणों से आप साबुन खरीदते हैं। आप साबुन को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदते कि आपको साबुन खरीदना है, आपको उस साबुन से कुछ लाभ चाहिए होता है। उसी से आप वैल्यू असाइन करते हैं उस साबुन पे कि ये साबुन कितने का हो सकता है। इसीलिए आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते हैं, आप उन बेनिफिट्स को खरीद रहे होते हैं, जो भी बेनिफिट हो। जैसे आप बोतल बंद पानी क्यों खरीदते हैं, तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आप बोतल बंद पानी क्यों खरीदते हैं, तो आप कहेंगे कि प्यास बुझाने के लिए। जी नहीं, वो तो आप सड़क पे के किनारे लगे नल से भी बुझा सकते हैं, वो तो आप कोल्ड ड्रिंक से भी बुझा सकते हैं। ऐसा नहीं है ना। अब बोतल बंद पानी, सड़क के किनारे का पानी आप क्यों नहीं पीते, क्योंकि उस पानी के से तबीयत खराब होने की संभावना हो सकती है, और ऐसा हमें बताया गया है कि उससे तबीयत खराब होती है। इसीलिए आप बोतल बंद पानी खरीदते हैं, तो एक्चुअली आप पानी नहीं खरीद रहे होते हैं, आप हाइजीन खरीद रहे होते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं खरीद रहे होते, यानी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई चीज़ नहीं खरीद रहे हैं आप हाइजीन भी खरीद रहे हैं। इसीलिए आप बोतल बंद पानी के लिए 20 रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन यदि कोई होटल वाला आपको पानी दे एक गिलास में, तो आप उसके लिए एक भी पैसा देने को तैयार नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि ये तो फ्री होना चाहिए। या सड़क के किनारे ठेला लगा के पानी बेचने वाले से यदि आप पानी खरीदते हैं, तो आप उसको उसके लिए एक गिलास पानी के लिए 2 रुपये ज़्यादा देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन बोतल का पानी आप 20 रुपये में खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि आप अपनी हाइजीन को, अपने स्वास्थ्य को पानी से ज़्यादा वैल्यू असाइन करते हैं। पानी को तो हो सकता है आप 3 रुपये, अभी भी 1 लीटर पानी को 5 रुपये एक असाइन करेंगे, लेकिन उसके साथ जो स्वास्थ्य का लाभ है, उसके कारण आप उसके लिए 20 रुपये देने को तैयार रहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये किस किस तरीके के होते हैं। प्रोडक्ट कई तरीके के होते हैं। जैसे एक तो होते हैं गुड्स। गुड्स यानी जैसे फिजिकल गुड्स, जैसे साबुन है, तेल है, कंघी है, टीवी है, फ्रिज है। ये सब फिजिकल गुड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो। ये सभी फिजिकल गुड्स हैं। इन फिजिकल गुड्स को में आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें नहीं देख सकते हो, लेकिन इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, समझ सकते हो, तो इसीलिए इनको गुड्स कहते हैं। दूसरी होती है सर्विसेज। सर्विसेज वो होती हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें आपको बेनिफिट तो मिलता है, परंतु आप उन प्रोडक्ट्स को एज सच प्रोडक्ट्स को नहीं देख सकते। आप प्रोडक्ट के सेलर को देख सकते हो, और प्रोडक्ट कहाँ दिया, मतलब वो सर्विस आपको कहाँ दी जा रही है, उस जगह को देख सकते हो। आपको उस बेनिफिट से और उस सर्विस से फ़ायदा क्या हुआ वो आपको दिख सकता है। जैसे यदि आप बाल कटाने जाएँ, तो आपको उससे बेनिफिट से फ़ायदा क्या हुआ वो दिख सकता है। सर्विस एज सच नहीं देख सकते हो आप, कि सर्विस क्या चीज़ है, सर्विस कैसे होती है, क्या चीज़ है। आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो कि क्या हो रहा है, आपके बाल कट रहे हैं, आप पूरा प्रोसेस देख रहे हो कि आपका बाल कट रहा है, परंतु
उस प्रोसेस को आप टच नहीं, वो मतलब उस सर्विस को टच नहीं कर सकते हो, सर्विस का एंड रिजल्ट आपको दिखता है। ठीक है। इसी तरह से बैंकिंग है, बैंकिंग में भी आप बैंक को देख सकते हो, बैंक के कर्मचारियों को देख सकते हो, लेकिन बैंकिंग की जो सर्विस है उसको नहीं देख सकते हो। तीसरा होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस वो चीज़ होती है जो आप महसूस करते हो। जैसे वाटर पार्क में आप जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, पानी में फिसलते हो, आपको अच्छा लगता है। या सिनेमा देखने जाते हो, आपको सिनेमा देख के अच्छा लगता है। ये सब एक्सपीरियंसेस हैं। इन एक्सपीरियंसेस को भी बेचा जाता है, ये भी प्रोडक्ट है। इवेंट्स, ये एक्सपीरियंसेस की तरह ही हैं, परंतु इनमें इवेंट मैनेजमेंट होता है, इसीलिए इनको हम इवेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट है, या जैसे आपका प्लेसमेंट वीक है, जैसे आपके स्कूल कॉलेज में प्लेसमेंट का काम हो रहा है, तो उसको भी लोग वो करते हैं, उसका भी प्रचार करते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में दुर्गा पूजा सजती है, तो उसका भी प्रचार होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, वहाँ जाएं। क्योंकि जब वो जाएंगे तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो आयोजक हैं, वो जो जो काम किए रहेंगे उनको उसमें कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा कई तरीके से हो सकता है, फ़ायदे का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होता। ठीक है। जैसा जिसको जो वैल्यू चाहिए वो उस वैल्यू के लिए काम करता है। पर्सन की सेल हो सकती है, जैसे इसमें यहाँ पे आपको सचिन तेंदुलकर लिखा दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी, इनकी सेल होती है। पूरा बीजेपी लगा रहता है नरेंद्र मोदी को मार्केट करने के लिए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आजकल तो आप देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि बहुत से न्यूज़ चैनल नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग में लगे रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। प्लेसेस, केरला, गॉड्स ओन कंट्री, केरला को कहा जाता है। इसका प्रचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है इस फ्रेज को, गॉड्स ओन कंट्री, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। या कश्मीर, धरती का स्वर्ग, उसको कहा जाता है। तो प्लेसेस को भी मार्केट किया जाता है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, हर जगह को मार्केट किया जाता है, और यदि आप उस जगह को मार्केट कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्ट है। प्रॉपर्टीज, जैसे रियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल रियल प्रॉपर्टी, जैसे घर वगैरह हुआ, तो ये रियल प्रॉपर्टी। तो ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि गुड्स की कैटेगरी में वो प्रोडक्ट आते हैं जो मूवेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, आप ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरह की, जैसे बाबा रामदेव पतंजलि को बेचने की कोशिश करते हैं। पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे पतंजलि आगे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे तो आप उसको खरीदें। या यूनाइटेड नेशन या यूनिसेफ, यूनिसेफ अपनी मार्केटिंग करता है, जिससे कि यूनिसेफ के कार्यक्रमों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, लोग यूनिसेफ को चंदा दें। इन सभी के कारण यूनिसेफ अपनी मार्केटिंग करता है। इंफॉर्मेशन बिकती है, इंफॉर्मेशन भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया है, ये यहाँ पे जब कस्टमर खरीद रहा होता है, तो जैसे इंसाइक्लोपीडिया जब आप खरीद रहे होते हैं, तो आप किताब नहीं खरीद रहे होते, आप उसमें लिखी जानकारी खरीद रहे होते हैं। ठीक है। किताब तो वैसे अभी, जैसे यदि आप हैरी पॉटर खरीदते हैं या आप कोई भी फिक्शन खरीदते हैं, तो आप एक्सपीरियंस खरीद रहे होते हैं। आइडियाज, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, रेवलॉन इज अ इन फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, इन मार्केट वी सेल होप, गुड हेल्थ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। लेकिन जैसे आइडियाज़ भी बहुत से बिकते हैं। जैसे आइडियाज़, सोशलिज्म एक आइडिया है जिसको बहुत से लोग हमेशा मार्केट करते रहते हैं। उनको बदले में पैसे नहीं चाहिए, उनकी वैल्यू, जो वैल्यू वो चाह रहे हैं वो कुछ और है। जैसे यदि आप सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, तो उनको उसकी वैल्यू मिल जाती है। वैल्यू का मतलब हमेशा पैसे नहीं होता, वैल्यू का मतलब अलग अलग समय में कस्टमर को, मतलब जो सेलर है या जो मार्केटर है, वो अपने प्रोडक्ट के बदले में क्या चाहता है, वही उसकी वैल्यू है।
मार्केटिंग को समझने की शुरुआत करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है या कोर कंसेप्ट है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा यूज हुए हैं। जैसे नीड, वांट्स एंड डिमांड्स। ये होता क्या है? नीड क्या होती है, वांट क्या होता है, डिमांड क्या होता है? जो नीड होती है इसकी बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन। मतलब एक कमी जो आप महसूस करते हैं, कोई भी कमी, या आपको कमी अंदर से महसूस होती है, और इस कमी के कारण जो इस कमी को जब आप महसूस करते हैं तो आपको तनाव होता है, आपको टेंशन होती है, और उस टेंशन को दूर करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं कि मैं इस टेंशन से कैसे मुक्ति पाऊं। जैसे यदि आपको भूख लग गई तो आपको अंदर से तनाव महसूस होता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। तो फिर आप सोचते हैं कि मैं इस तनाव को कैसे दूर करूं, कुछ खाऊं, कुछ खाऊं, कुछ खाऊं, जिससे कि मेरे भूख खत्म हो। ये आपको कमी महसूस हुई और आपने एनर्जी की कमी महसूस हुई, या आपको भूख महसूस हुई और वो कमी महसूस हुई कि बहुत देर से खाना नहीं खाया है। फिर आपने सोचा कि कुछ खाऊं, तो आप कुछ खाने के लिए खोज रहे हो। तो इसको हम कहते हैं नीड। ये आपके अंदर होता है, ये नेचुरल होता है। जैसे आप बहुत दिनों से अपने दोस्त से नहीं मिले, तो आपके अंदर इच्छा होती है कि मैं अपने दोस्त से बात करूं, उससे मिलूं। तो क्योंकि आपके अंदर न मिल पाने के कारण एक कमी महसूस होती है, और उस कमी या न बात कर पाने के कारण कमी महसूस होती है, और आप उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके कारण आपको तनाव होता है और आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये होता क्या है कि नीड जो है वो आपके अंदर है, जो आपको कमी महसूस हो रही वो नीड है, और उसके कारण जो तनाव महसूस होता है उसको आप पूरा करने की, इसके कारण आप उसको, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मार्केटर के लिए ये नीड बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है मार्केटर के लिए जानना कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। चाहिए का मतलब कस्टमर क्या कह रहा है कि उसको चाहिए, ये नहीं मतलब है उसको कमी किस चीज़ की महसूस हो रही है वो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मोबाइल आए, तो मोबाइल, स्मार्टफोन है, जब स्मार्टफोन खास तौर से, उनकी बैटरी मुश्किल से 3-4 घंटे चला करती थी। तो 3-4 घंटे जब उनकी बैटरी चला करती थी तो बहुत तेज़ी से तो हर जगह चार्जिंग पॉइंट मिलते नहीं। जैसे आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अब तो मिलने लगा है हर जगह, पहले नहीं मिलता था। या आप कहीं भी अस्पताल में हैं या कहीं भी हैं तो हर जगह आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। आप चार्जर ले जाना भूल गए, या आप चार्जर भी ले गए हैं तो बिजली का आपको वो नहीं मिल रहा, प्लग नहीं मिल रहा है जिसमें, सॉकेट नहीं है जिसमें आप अपना चार्जर लगा के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। तो इसके कारण कस्टमर को एक कमी महसूस है कि यार मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसमें बैटरी कम हो गई, अब मेरा लोगों से संपर्क टूट रहा है। अब ये जो लोगों से संपर्क टूट रहा है उसके कारण कस्टमर को एक टेंशन हुआ, उसको पूरा करने की ज़रूरत उसको महसूस हुई। कंपनियों ने दो तरीके से इस कमी को पूरा करने की कोशिश की। मोबाइल कंपनियों ने इस कमी को पूरा करने के लिए बैटरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि आज की तारीख में कुछ मोबाइल फ़ोन हैं जिनकी बैटरियाँ सवेरे एक बार चार्ज कर दीजिए शाम तक चलती हैं। यदि बहुत ज़्यादा आप प्रयोग ना करें तो हो सकता है 2 दिन भी चल जाए। तो मोबाइल कंपनियों ने जैसे 4000 mAh, 5000 mAh, कुछ कम मोबाइल फ़ोन तो 6000 mAh तक भी बैटरियाँ बनाने लगे, जिससे कि बैटरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चलें, कस्टमर को कमी ना महसूस हो, फ़ोन कभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज ना हो। दूसरे उन्होंने चार्जर में भी कुछ परिवर्तन किए। एक तो स्टैंडर्ड चार्जर कर दिए सभी के लिए, जिससे कि अगर आपको यदि कोई भी एक चार्जर मिल जाए तो आप उससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकें। और दूसरा, उन्होंने यूएसबी चार्जिंग की आपको सुविधा दे दी, जिससे कहीं भी आपको यूएसबी पोर्ट मिल जाए तो थोड़ा बहुत आप अपना फ़ोन चार्ज करके अपना काम चला लें। फास्ट चार्जर दे दिए बड़ी बैटरियों के लिए। ये सभी तरीके थे कंपनियों के
जिससे कि आप 10 मिनट में ही अपने फ़ोन को कम से कम 20-25% चार्ज कर लें, जिससे कि आपका कुछ समय तक के लिए काम चल जाए। ये मोबाइल कंपनियों के तरीके थे इस फेल्ट कमी को, यानी इस महसूस की गई हुई कमी को दूर करने के। दूसरी कंपनियों ने भी एक काम किया, उन्होंने पावर बैंक्स बनाने शुरू कर दिए। यानी यदि आपके फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आप पावर बैंक से उसको कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर लीजिए। ये हुई कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, कि उसको जानना कि कस्टमर को दिक्कत क्या हो रही है, कस्टमर को कमी किस चीज़ की महसूस हो रही है। कस्टमर को बैटरी की ज़रूरत नहीं थी, कस्टमर को पावर बैंक की ज़रूरत नहीं थी, कस्टमर को ज़रूरत थी कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन उसका लगातार बना रहे, इसके लिए उसके मोबाइल फ़ोन का लगातार चार्ज होते रहना ज़रूरी था। ये कमी कंपनियों ने देखी और उसको अपने अपने तरीके से फुलफ़िल करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ होती है वांट्स। वांट्स यानी वो प्रोडक्ट, नीड तो एक ज़रूरत होगी जिसको कई तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन कस्टमर हर तरीके से अपने नीड को फुलफ़िल नहीं करना चाहता। वो अलग-अलग कस्टमर्स अलग-अलग तरीक़ों से अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हीं को वांट्स कहते हैं, यानी डिज़ायर फॉर स्पेसिफिक सैटिस्फायर्स। स्पेसिफिक सैटिस्फायर्स यानी वो खास वस्तुएं जिनसे उसको संतुष्टि का अनुभव होगा। जैसे किसी को भूख लगी तो उसको पिज़्ज़ा चाहिए, किसी को भूख लगी तो उसको दाल चावल रोटी चाहिए, किसी को भूख लगी तो उसको बन ऑमलेट चाहिए। ये डिपेंड करता है कि किसको क्या चाहिए। तो ये वांट होती है, इनको हम वांट कहते हैं। यानी जो कमी है, आपको जो फेल्ट डिप्राइवेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आपको अपने दोस्त से बात नहीं हुई बहुत दिनों से, इसको पूरा करने के कई तरीके हैं। एक, आप अपना फ़ोन उठाइए, मोबाइल उठाइए, उससे बात कर लीजिए, आपका तनाव कम हो जाएगा। दूसरा, यदि वो बहुत दूर नहीं रहता तो आप गाड़ी उठाइए, चले जाइए, या पैदल जा सकते हो तो पैदल चले जाइए, आमने सामने मिल के बात कर लीजिए, तो इससे भी आपका तनाव कम हो जाएगा। तो ये सभी अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी जो फील्ड डिप्राइवेशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं। परंतु सिर्फ कस्टमर को कोई चीज़ कमी महसूस हो रही है, या कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाह रहा है, इसी से मार्केटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। मार्केटर तो देखता है डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है वांट्स बैक बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इमीडिएटली। यानी वो इच्छाएं जो डिजायर टू स्पेसिफिक सेटिस्फायर्स है, वो इच्छाएं जिनके पीछे पे करने की क्षमता और पे करने की इच्छा दोनों, और इमीडिएटली यानी तुरंत पे करने की क्षमता भी हो और तुरंत पे करने की इच्छा भी हो, तो वो डिमांड कहलाती है। बाकी कुछ भी डिमांड नहीं है। जैसे मेरी इच्छा है कि मेरे पास रोल्स रॉयस कार हो, परंतु मेरे पास एबिलिटी टू पे नहीं है, तो मैं डिमांड नहीं जनरेट करता। चाहे जो भी हो, मैं डिमांड नहीं जनरेट करता। मेरे पास मैं सड़क के किनारे चाय पी सकता हूँ, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही है, मैं सड़क के किनारे चाय पी सकता हूँ। मैं सड़क के किनारे चाय नहीं पीना चाहता, हालांकि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, लेकिन मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है कि मैं सड़क के किनारे चाय पीऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई वो चाय पीने से हो सकता है मेरी तबीयत खराब हो जाए, या मुझे स्वाद अच्छा ना आए, चाहे जो भी कारण हो। तो मैं कहूँगा कि मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं है, तो मैं डिमांड नहीं जनरेट कर रहा हूँ उस चाय वाले के लिए। या यदि मैं टाल देता हूँ, मेरे पास एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन मैं वो अभी तुरंत नहीं करना चाहता, साल भर बाद करना चाहता हूँ, 2 साल बाद करना चाहता हूँ, वो भी मैं आज की तारीख में डिमांड जनरेट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए डिमांड को जानने के लिए ज़रूरी है कि क्या कस्टमर के पास पे करने की एबिलिटी है, और क्या कस्टमर के पास की इच्छा है कि वो पे करना चाहता है,
और ये दोनों क्या वो तुरंत इस समय है उसके पास। यदि ये दोनों चीज़ें इस समय उसके पास नहीं है तो वो डिमांड नहीं जनरेट कर रहा है। देखिए प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a product is anything that can be offered to satisfy a need or want. It can be tangible as well as intangible. Tangible intangible बता देता हूँ क्या होता है। tangible मतलब वो चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, जो भी है, जो मतलब आपके फाइव सेंसेस जिनको महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनटेंजिबल जिनको आपके फाइव सेंसेस नहीं महसूस कर सकते, जैसे बैंकिंग है, उसको आपके फाइव सेंसेस आप उसका इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन आपको फाइव सेंसेस बैंकिंग प्रोडक्ट एज सच जो है उसको नहीं न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। ये वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। अब मार्केटिंग में एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वो है एक्सचेंज। Marketing exchange is a process of obtaining a desired product from someone by offering something in return, जो कि वहाँ पे कॉटलर साहब ने अपनी डेफिनेशन में भी कहा था। एक्सचेंज जो होता है, क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू कहा था ना उन्होंने। तो एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज इज अ प्रोसेस ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। एक्सचेंज में ये बहुत ज़रूरी है, किसी से कुछ भी लेना जो बदले में उसको कुछ देना, दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा होता है। मार्केटर प्रोडक्ट देता है, बदले में मूल्य लेता है, और कस्टमर मूल्य देता है, बदले में प्रोडक्ट लेता है। यानी एक्सचेंज दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसलिए दोनों लोगों के पास कोई एक चीज़ होनी चाहिए वैल्यू की, जो एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी मार्केटर जो है उसके लिए रुपए की वैल्यू है, और आपके लिए प्रोडक्ट, आपको साबुन चाहिए, 10 रुपये का साबुन है, आपके पास 10 रुपये हैं, आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार को वो 10 रुपये चाहिए क्योंकि उसमें से उसका मार्जिन मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, और आपको साबुन चाहिए क्योंकि साबुन से आपको हाइजीन मिलेगा, या फ्रेगरेंस मिलेगा, या जो भी सफाई मिलेगी, जो भी मिलेगा वो आपको साबुन से मिलेगा। तो दोनों को उसमें फ़ायदा दिख रहा है, आपको साबुन में फ़ायदा दिख रहा है, मार्केटर को रुपए में फ़ायदा दिख रहा है। यानी दोनों अलग अलग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मार्केटर आपके रुपए को वैल्यू असाइन कर रहा है, आप जो है साबुन को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। और जब दोनों लोग की वैल्यू असाइनमेंट मिल जाता है तो दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यानी आप उसको रुपए दे देते हैं और वो आपको साबुन दे देता है। इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि पहली बात तो दोनों के पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे की वैल्यू को चाहते हो। यानी मार्केटर आपकी वैल्यू, आपके पास जो चीज़ है वैल्यू की, उसको चाहता हो, और आप मार्केटर के पास जो चीज़ है वैल्यू की, उसको चाहते हो। तब और दोनों एक एक दूसरे से मिल के बात करके तैयार हो जाए तो फिर वो जो है एक्सचेंज होता है। इसीलिए 5 कंडीशन है हम एक्सचेंज की। जैसे नंबर 1, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। आप खुद से एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब आप खुद को कोई प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर सकते। हालांकि आप कभी कभी कोशिश करते हैं कि खुद को कोई आइडिया बेच दें। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई आइडिया पसंद आने लगता है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, परंतु एक्चुअली आप उस आइडिया को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप उसको मार्केट नहीं करने, मार्केट कोई और कर रहा है उस आइडिया को, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है कि इसकी वैल्यू है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए। और एक टिपिकल सिचुएशन में 2 पार्टी होती हैं, एक कस्टमर, एक मार्केटर। ईच पार्टी मस्ट हैव समथिंग ऑफ वैल्यू फॉर द अदर। मतलब दोनों के, मैंने आपको जैसा अभी बताया, मार्केटर के लिए आपके रुपए की वैल्यू है, आपके लिए साबुन की वैल्यू है। और पार्टीज कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, मतलब पार्टीज आपस में बातचीत कर सकें और सामान या जो वैल्यू है उसका एक्सचेंज पॉसिबल हो, उसकी डिलीवरी पॉसिबल हो। इसीलिए जैसे आप दुकान पे गए
तो आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा साबुन है, क्या है, कैसे है। तो आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, दुकानदार आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा है और आप उसको रुपए दे पा रहे हैं, वो आपको साबुन दे पा रहा है। इंटरनेट के ज़माने में ज़रूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस मिलें दुकानदार से। आपने इंटरनेट पे या अमेज़न पे या अ, जो भी है ये सभी आपके ई मार्केटिंग के जितने भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे आप प्रोडक्ट देखते हैं और वहाँ पे जब आप कहते हैं कि ओके रेडी टू बाय, मतलब एड टू माय कार्ड, फिर आप पेमेंट के लिए भी वो कहता है कि क्या आप कहाँ पेमेंट करना चाहेंगे, मतलब आप वैल्यू कहाँ देना चाहेंगे और आपको वैल्यू डिलीवर होनी है बाय पोस्ट। तो वैसे भी, लेकिन एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवरी ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे यदि आप कोशिश करें कि अमेरिका में कोई बिकने वाला ऐसा प्रोडक्ट जो भारत में अलाउड नहीं है, जैसे अमेरिका में ऑनलाइन आप बहुत सी ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो हिंदुस्तान में नहीं अलाउड है। यदि आप वो प्रोडक्ट अमेरिकन वेबसाइट से देख के खरीदना चाहेंगे तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट तो होगी, लेकिन एबिलिटी टू डिलीवर नहीं होगी। है? यानी वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, मार्केटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी डिलीवरी संभव नहीं है। तो इसलिए एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड एबिलिटी टू डिलीवरी ज़रूरी है। मतलब नंबर 4, एक्सचेंज होने के लिए ज़रूरी है कि फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट होनी चाहिए। नहीं तो फिर वो कोर्शन हो सकता है, वो कुछ कुछ भी हो सकता है, वो एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा। फ्री अगर नहीं है, मतलब आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, तो फिर वो एक्सचेंज नहीं है, वो मार्केटिंग नहीं है। फिर वो जो कुछ भी है कोर्शन है, यानी ज़बरदस्ती है या जो भी है। जैसे आपको कोई कहे कि आपकी ज़मीन है, मैं इसको, आपकी ज़मीन मान लीजिए 50 लाख की ज़मीन है, वो कहता है मैं इसको 10 लाख में खरीद दूंगा और आप नहीं मान रहे हैं, वो ज़बरदस्ती आपसे ले रहा है 10 लाख रुपए दे के। ये मार्केटिंग तो नहीं है, मार्केटिंग तो किसी हालत में नहीं है। हाँ, ये कोर्शन कहा जा सकता है कि ये कोर्शन है, इसलिए इसको एक्सचेंज नहीं कहा जा सकता मार्केटिंग की डेफिनेशन के हिसाब से। और पांचवा आखिरी जो है, दोनों पार्टियों में एक दूसरे से डील करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी मार्केटिंग हो पाएगी। यदि दोनों पार्टियों में एक दूसरे से डील करने की इच्छा नहीं होगी तो मार्केटिंग हो नहीं पाएगी। कुछ और कंसेप्ट हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जैसे एक कंसेप्ट होता है यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्या होती है? कंज्यूमर्स एस्टिमेट प्रोडक्ट्स ओवरऑल कैपेसिटी टू सेटिस्फाई नीड्स। जैसे यूटिलिटी एग्जैक्टली है क्या? यूटिलिटी तो इकोनॉमिक डेफिनेशन होती है यूटिलिटी की, तो उसमें हम नहीं जाते। हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यूटिलिटी। तो कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा होता है तो किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदता है। तो उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट किसी नीड को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, जो कस्टमर का वो परसेप्शन है, उसका जो वो एस्टिमेट है, वो जो वो अनुमान लगा रहा है, वही उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी है। इकोनॉमिक्स में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, लेकिन मार्केटिंग में यूटिलिटी का अर्थ यही है। तो और समय के जैसे जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने साबुन खरीदा, एक साबुन की यूटिलिटी है आपके लिए, 2 साबुन आप खरीद सकते हैं कि आज और कल, आज और हफ्ते भर बाद 3 साबुन खरीद। लेकिन यदि कोई आपको 50 साबुन बेचने की कोशिश करे तो आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये इकोनॉमिक डेफिनेशन है। लेकिन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी वही है जो प्रोडक्ट आपकी नीड हो। जैसे मान लीजिए आपको अपनी सिटी में एक कोने से दूसरे कोने पर जाना है, तो अब आपके पास अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपकी इस नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं? आपकी कार है, आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी, आप सड़क पे निकलेंगे तो बस है, ओला है, उबर है, ऑटो है, रिक्शा है, बहुत से तरीके हैं जिनसे आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर जा सकते हैं। तो आपकी नीड जो है वो शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर जाने की, चाहे जिस कारण से भी आप जाना चाहते हैं, जो उस ज़रूरत को पूरा करना है एक कोने से दूसरे कोने पर जाने की, तो मार्केट कस्टमर ये देखता है कि कौन सी मेरी ओवरऑल नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यदि आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं
तो आपके लिए कौन कौन से, जैसे बस है, ऑटो है, ये धीमे चलते हैं थोड़े कंपैरेटिवली, ओला उबर उनसे तेज चलते हैं। परंतु यदि आपकी अपनी खुद की मोटरसाइकिल और कार है तो आपके लिए हो सकता है वो ज़्यादा तेज़ी से आपको पहुंचा दें। तो आपकी खुद की कार और मोटरसाइकिल आपके लिए ज़्यादा यूटिलिटी रखती हैं बनिस्बत के ऑटो और बस के। तो इस तरह से आप यूटिलिटी मतलब ओवरऑल एबिलिटी, या जैसे कितनी आपको मेहनत न करनी पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने में, शहर के एक कोने से आप मेहनत यदि बचाना चाहते हैं तो फिर आप ओला है, उबर है, ऑटो है, बस है। क्योंकि आप अपनी कार चलाएंगे तो भी आपको मेहनत लगेगी, आप अपनी मोटरसाइकिल चलाएंगे तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप उस मेहनत को कम करना चाहते हैं तो ओला उबर उनकी यूटिलिटी आपके लिए ज़्यादा हो जाएगी, आपकी कार और आपकी मोटरसाइकिल की यूटिलिटी आपके लिए कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग के कोर कंसेप्ट में वैल्यू का। तो यहाँ पे सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की गई है कि एक्सपेंसेस दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू मेक फॉर ईच यूटिलिटी। देखिए, एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि रुपए के एक्सपेंसेस। जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो सिर्फ एक एक्सपेंस आप नहीं करते हैं। जैसे आप सोचें कि हम केवल रुपए दे देते हैं तो हमको वो प्रोडक्ट मिल जाता है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दुकान पे जाते हैं, एफर्ट लगा रहे हैं दुकान पे जाने का, समय लगा रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं। आप यदि ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप पहली बार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप उसके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो एफर्ट का खर्च है, ये जो पैसे का खर्च है, ये जो टाइम का खर्च है, ये एक और चीज़ होती है जिसको साइकिक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन कौन सा खरीदें तो भाई 4 आदमी के बीच में निकाल लें तो कम से कम वो उसकी बुराई न करें या उसको देख के हंसे ना, ये साइकिक वैल्यू होती है। यानी कि साइकोलॉजी का जो खर्च है, ये सभी खर्च मिला के टोटल वैल्यू बनती है। कई बार ऐसे ऐसे अगर आपको एक साबुन लेना है, मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर साबुन XYZ, मान लीजिए आपको लक्स पसंद है, परंतु आपके बगल वाली दुकान पे नहीं मिलता, उसके बगल वाली दुकान पे नहीं मिलता, और अब अगली दुकान 2 किलोमीटर आगे है। तो क्या आप उस लक्स साबुन को खरीदने के लिए 2 किलोमीटर जाने को तैयार हैं, या आप इसी दुकान पे जो दूसरा ब्रांड है, जो सिमिलर ब्रांड कोई और हो, तो आप उसको खरीद लेंगे? ज़्यादा संभावना है कि जो दूसरा सिमिलर टाइप का ब्रांड हो, जो लक्स टाइप का ही साबुन हो, आप उसको खरीद लेंगे। क्यों खरीद लेंगे? क्योंकि खर्च में सिर्फ रुपए की बात नहीं है, आपका एफर्ट, आपका टाइम का भी खर्च हो रहा है। तो टोटल खर्च आप क्या करना चाहते हैं, वही उस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। ईच यूटिलिटी, अलग किस तरह की यूटिलिटी आपको चाहिए, टोटल कितनी यूटिलिटी चाहिए। अलग अलग तरह की सिंगल प्रोडक्ट्स है, जो मैंने कहा बंडल ऑफ बेनिफिट्स होता है, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट से एक बेनिफिट नहीं डिराइव कर रहे होते हैं, एक प्रोडक्ट से आप कई तरह के बेनिफिट डिराइव कर रहे होते हैं। इसलिए आप जो है ईच यूटिलिटी के लिए अलग अलग वैल्यू कितना देना चाहते हैं, वो टोटल मिला के आप उस प्रोडक्ट के लिए टोटल कितनी वैल्यू देना चाहिए, इसको कैलकुलेट नहीं करते। यूजुअली ऐसा नहीं है, आप मार्केट में जाते हैं और सोचते हैं साबुन खरीदने के पहले कि मैं फ्रेगरेंस के लिए कितना देना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप 10 रुपये का लक्स का साबुन खरीद रहे हैं और लक्स जैसा ही साबुन, उसी जैसा दिखने वाला, उसी जैसा महसूस होने वाला, उसी जैसे फ्रेगरेंस वाला साबुन आपको कोई 100 रुपये का देने की कोशिश करे तो आप नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों प्रोडक्ट एक जैसा देख रहे हैं, इसलिए वैल्यू भी आप दोनों पे एक जैसी ही असाइन करेंगे। तो इसलिए जो है, तो वैल्यू को समझना जरूरी है। यही मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर वैल्यू कैसे असाइन करता है, क्योंकि वैल्यू असाइनमेंट का जो काम होता है, अगर मार्केटर उसको नहीं समझ पाएगा तो वो ये नहीं जान पाएगा कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना वैल्यू देने को तैयार है। और तीसरी चीज़ है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो 3 लोगों को बताता है, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो 11 लोगों को बताता है। यानी अगर कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो वो आपकी कंपनी की ज़्यादा बुराई करता है। इसीलिए कंपनियां कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे बहुत जोर देती है। तो सेटिस्फैक्शन होता क्या है? हाउ विल द कस्टमर परसीव द प्रोडक्ट टू
डिलीवरिंग द सर्विसेज एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी जो कस्टमर को चाहिए प्रोडक्ट क्या, वो उस चीज़ को कितना कर पा रहा है। जो भी प्रोडक्ट वो ले रहा है वो उस चीज़ को, मुझे बैंक से मैंने एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए, मुझे उससे 10% का रिटर्न चाहिए था, उसने 6% का रिटर्न दिया तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसने 12% का रिटर्न दे दिया तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हो गया। इसको डिलाइट भी कहते हैं, आजकल मार्केटर्स उसको डिलाइट कहते हैं। आजकल मार्केटर सेटिस्फैक्शन के लिए ही नहीं बात करते, यानी संतुष्टि के लिए ही नहीं बात करते, वो कहते हैं डिलाइट, यानी कस्टमर खुश हो जाए। एक है, इसको समझ लीजिए। इंडस्ट्री जो होती है कलेक्शन ऑफ सेलर्स है, मार्केट जो है कलेक्शन ऑफ बायर्स है। इंडस्ट्री के पास गुड्स सर्विसेज आइडियाज़ हैं, मार्केट के पास यानी कलेक्शन ऑफ बायर्स के पास मनी है। ये दोनों एक जगह पर मिल गए, इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ चली। कंपनी ने, इंडस्ट्री ने मार्केट को इन्फॉर्मेशन दी, मार्केट ने इंडस्ट्री को इन्फॉर्मेशन दी, दोनों एक जगह आ गए। जब दोनों एक जगह आ गए और डिलीवरी पॉसिबल हो गई, एक्सचेंज हो गया। अब ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट एकाएक डेवलप हो गया, ये ओवरऑल कई सालों में डेवलप हुआ है। जैसे मार्केटिंग में आप एक सामान के बदले में दूसरा सामान भी दे सकते हैं, जैसा कि जब तक रुपए का चलन नहीं था तब तक एक सामान के बदले में, और आप शायद भारत के गांव में तो भी कुछ दिन पहले तक, मुश्किल से 30-40 साल पहले तक जो है बार्टर चलता था। बार्टर यानी जैसे आप गांव में आइसक्रीम वाला आया, आपने उसको एक छोटी सी टोकरी में गेहूं दे दिया और उससे आइसक्रीम ले ली। ये भी एक तरीका है मार्केटिंग का। वो आपसे गेहूं, यानी वो भी वैल्यू पा रहा है, आप भी वैल्यू पा रहे हैं, वो गेहूं के रूप में वैल्यू पा रहा है, जो है आइसक्रीम के रूप में वैल्यू पा रहे हैं। तो बार्टर एक सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इंडस्ट्रियलाइज होता चला गया तो फिर ये बार्टर सिस्टम कम होता चला। हालांकि अभी भी होता है, कंट्रीज़ के लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे होता है बार्टर अभी भी। एक कंट्री एक दूसरी कंट्री को एक पर्टिकुलर सामान बेचती है, उसके बदले में दूसरा सामान उतनी वैल्यू का मंगा लेती है उस कंट्री से। तो बार्टर अभी भी चल रहा है, परंतु जब हम बिजनेस के सेंस में समझने की कोशिश करें, बिजनेस और कस्टमर के सेंस में समझने की कोशिश करें, तो बार्टर अब बहुत कम हो गया है। तो इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद वह इवोल्यूशन हुआ मार्केटिंग का। तो जो इवोल्यूशन हुआ वो धीरे धीरे हुआ, लेकिन फाइनली मार्केटिंग के कुछ कंसेप्ट आए, बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। जैसे एक होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, जो ये कहता है, इट एज्यूम्स दैट कस्टमर्स विल प्रेफर इनएक्सपेंसिव वाइडली एंड ईजिली अवेलेबल प्रोडक्ट्स। मतलब कस्टमर जो है कम दाम की चीज़ें तो ज़्यादा वाइडली अवेलेबल हैं और ईजिली अवेलेबल, यानी जिसके लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है वो ले रहा है। तो ये एक्चुअली मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? ये मार्केटिंग कंसेप्ट जो होते हैं, जो कंपनी का ओरिएंटेशन होता है मार्केटिंग के लिए, वो होता है मतलब कंपनी किस ढंग से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाना चाहती है, वो कंपनी का ओरिएंटेशन होता है। जैसे कोई कंपनी सोच सकती है कि अगर मैं प्रोडक्ट को सस्ता बेचूं और ज़्यादा अवेलेबल करा दूं, जैसे एक फ़ोन आया था माइक्रोमैक्स। क्यों? क्योंकि उस समय जो स्मार्टफोन थे वो थोड़े महंगे पड़ रहे थे, 12-13 हज़ार के। उन्होंने क्या किया कि 5-6 हज़ार में स्मार्टफोन लेके आ गए, यानी उनको लगा इनएक्सपेंसिव है और वाइडली एंड ईजिली अवेलेबल होगा तो कस्टमर खरीदेगा। ऑब्वियसली शुरू में फ़ायदा भी हुआ उनको बहुत ज़्यादा, लोगों ने इनएक्सपेंसिव और उसमें सभी फीचर्स भी थे, जितने भी फीचर्स बाकी के प्रोडक्ट्स में थे, करीब करीब सभी फीचर्स थे। परंतु चूँकि उन्होंने उनको सस्ता बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए ही होंगे, उसके कारण धीरे धीरे कस्टमर्स का मन उस प्रोडक्ट से हटने लगा। लेकिन प्रोडक्शन कंसेप्ट एक कंसेप्ट है। बहुत सी कंपनियाँ, जैसे जेनरिक प्रोडक्ट की कंपनियाँ जो होती हैं, वो इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की कोशिश करती हैं कि जैसे जेनरिक प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे वो प्रोडक्ट जो बिना ब्रांड नेम के बिकते हैं। जैसे जब आप गेहूँ खरीदते हो, चावल खरीदते हो, जब वो बिना ब्रांड नेम वाले जो बिकते हैं तो जो सस्ता होता है वो ज़्यादा बिकता है। उन देशों में जहाँ
इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उन मार्केट में जहाँ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, या उन कस्टमर ग्रुप्स में जिनके पास बहुत पैसे ज़्यादा नहीं है, तो उनके केस में ये प्रोडक्शन कंसेप्ट चलता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में कंपनी प्रोडक्ट को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बना के, जिसको हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बना के और उसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रोडक्ट को सस्ता से सस्ता कस्टमर को पहुंचाना चाहती है। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन उनके बारे में बात। दूसरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है? इसमें दिस कंसेप्ट assumes that consumers will prefer those products which are of high quality and have innovative features। मतलब कुछ कंपनियां ऐसा सोचती हैं कि कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे अभी पूछूं कि आप कम क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट को, आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट को खरीदना चाहूँगा। मैं आपसे पूछूं कि आप कम प्राइस के प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे या ज़्यादा प्राइस के, तो आप कहेंगे कि मैं कम प्राइस के प्रोडक्ट को। तो ये दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी कंसेप्ट हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कम पैसे पे आपको लोअर क्वालिटी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कम पैसे देना चाहेंगे इसलिए आपको लोएस्ट क्वालिटी मिलेगी, लेकिन जितने भी आप पैसे देना चाहेंगे क्वालिटी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट, और बहुत सी कंपनियां इस पर फोकस करती हैं। जैसे एप्पल जो है इसी प्रोडक्ट कंसेप्ट के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी होंगे तभी कस्टमर्स उनको, और बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसीलिए एप्पल आज की तारीख में इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट कंसेप्ट में एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं बेटर माउसट्रैप फैलेसी। यानी कंपनी जो है उसका जो ओरिएंटेशन है मार्केटिंग में, जब वो प्रोडक्ट बेस्ड हो जाता है कस्टमर के बजाय कि कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो जब प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगती है तो वो बेटर माउसट्रैप, मतलब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसको चूहेदानी खरीदनी है, तो उस चूहेदानी से उसको चूहा पकड़ना है, तो वो कितनी अच्छी चूहेदानी खरीदना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी अच्छी तो चाहेगा कि वो चूहा पकड़ सके, वो चूहा पकड़ सके। लेकिन मार्केटर सोच रहा है कि कस्टमर को बेस्ट चूहेदानी देनी है, तो वो क्या करता है कि चूहेदानी में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी लगा देता है, अलार्म भी लगा देता है, चूहेदानी में इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा देता है, जिससे चूहा जैसे ही घुसता है वैसे ही पकड़ लिया जाए। वो अपनी चूहेदानी में कुक बहुत बड़ी मटेरियल उसका बहुत अच्छा यूज़ कर लेता है, ये सब कर लेता है, और वो सोचता है कि कस्टमर को चूँकि बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए इसलिए वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो क्या आप खरीदेंगे चूहा पकड़ने के लिए 10-5 हज़ार रुपये की चूहेदानी? हरगिज़ नहीं खरीदेंगे, या शायद बहुत कम ऐसे लोग हों जो ऐसी चूहेदानी खरीदें। तो इसको हम कहते हैं बेटर माउसट्रैप फैलेसी। जब मार्केटर केवल अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सोचने लगता है तो वो बेटर माउसट्रैप में के फैलेसी में फंस जाते हैं। फैलेसी यानी फैलेसी का, तो उसमें फंस जाता है। तो वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर से, वो ये भूल जाता है कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो ये एक प्रॉब्लम है प्रोडक्ट कंसेप्ट के साथ। एक कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। This concept assumes that people will buy more goods and services if aggressive sales and promotion techniques are used। मतलब ये मानता है कि अगर कस्टमर को हम सामान को अग्रेसिवली बेचे नहीं या उसको प्रमोट नहीं करें तो कस्टमर या तो खरीदेगा नहीं या कम खरीदेगा। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, आपको कस्टमर को एक्टिवली सामान को बेचना पड़ेगा या उसको उस सामान का प्रचार ऐसा करना पड़ेगा कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। ये प्रमोशन एक ज़रूरी चीज़ है मार्केटिंग के लिए, लेकिन सिर्फ बेचने के लिए प्रमोशन करना ऐसा नहीं होता। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स में ज़रूरी है, सेल्स एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन मार्केटिंग में कस्टमर को सिर्फ बेचने के लिए प्रमोशन करना ऐसा नहीं होता।
लेकिन सेल्स ज़रूरी भी हैं, इसलिए क्योंकि सेल्स के थ्रू हमें रेवेन्यू मिलती है, तो सेल्स ज़रूरी भी है। तो अगर हम सब कहें कि नहीं हमें सेल्स नहीं करनी, तो ये भी एक गलती होगी हमारी। तो अभी तक ये जो तीनों कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड सेलिंग कंसेप्ट, ये तीनों कंसेप्ट अलग अलग कंपनियां यूज़ करती हैं या सेम कंपनी अलग अलग समय पे यूज़ करती है। मैंने इनमें कमियां बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंसेप्ट पूरी तरह से गलत है, नहीं नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको प्रोडक्ट सस्ता चाहिए, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का चाहिए, और आप चाहेंगे कि आप उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखें, तो आप सब पे हाँ कहेंगे। का मतलब है कि आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट भी चाहिए, आपको प्रोडक्ट कंसेप्ट भी चाहिए, और आपको सेलिंग कंसेप्ट भी चाहिए, परंतु आपको तीनों एक साथ चाहिए। आपको ये नहीं है कि केवल प्रोडक्शन कंसेप्ट चाहिए या केवल प्रोडक्ट कंसेप्ट चाहिए या केवल सेलिंग कंसेप्ट चाहिए, आपको तीनों एक साथ चाहिए। और इन्हीं तीनों को एक साथ यदि आप मिला दें और कस्टमर को फोकस में कर दें, जो कंसेप्ट बनता है वो मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑफर व्हाट द कंज्यूमर वांट्स अदर देन ऑफर व्हाट दे कैन प्रोड्यूस। मतलब कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, ये सब पहले आप जान लीजिए, फिर उसी प्रोडक्ट को बनाइए और उस प्रोडक्ट को कस्टमर को उसके हिसाब से सेट वैल्यू पे दीजिए। इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन पहले शुरुआत कस्टमर से होगी। पहले आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, इस स्थिति में चाहिए, वो सभी चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे। फिर वही चीज़ें आप बनाएंगे और वही चीज़ें कस्टमर को उस कस्टमर के डिसाइडेड वैल्यू के हिसाब से देंगे। ठीक है, तो इसमें सभी चीज़ें आ गई। यदि कस्टमर कम दाम चाहता है तो आपको प्रोडक्शन कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। यदि कस्टमर ज़्यादा पैसा दे के बेहतर क्वालिटी चाहता है तो आपको प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यदि कस्टमर चाहता है कि वो आपके प्रोडक्ट का रेगुलर ऐड देखे तो आपको सेलिंग कंसेप्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह जैसे आप कोका कोला आप क्यों पीते हैं ज़्यादा, क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट भी उसमें यूज़ होता है, इसलिए आप कोका कोला ज़्यादा पीने लगते हैं, क्योंकि जो दिखता है, सुने होंगे ना, जो दिखता है वो बिकता है। ऐसा नहीं है हर प्रोडक्ट के केस में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कई ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं जो दिखते हैं वो बिकते हैं, यानी सेलिंग कंसेप्ट से बिकते हैं। तो मार्केटिंग इसलिए कोई भी गलत नहीं है, कोई भी कंसेप्ट, लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट इन सभी कंसेप्ट को मिला के बन गया और कस्टमर का फोकस हो गया। यानी जो चीज़ होगा वो शुरू कस्टमर से होगा और एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होगा। शुरू कस्टमर की ज़रूरत से होगा और एंड कस्टमर की उस ज़रूरत को संतुष्ट करने से होगा। अब इसके बाद इसी जो मैंने आपको कमियां बताई बाकी के तीन कंसेप्ट्स की, उन्हीं से एक कंसेप्ट आया मार्केटिंग मायोपिया का, जो थियोडोर लेविट जी ने दिया। Short-sighted and inward-looking approach to marketing that focuses on fulfillment of immediate needs of the company rather than focusing on मार्केटिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान देने के बजाय कंपनी अपने, जैसे मेरे पास बड़ी फैक्ट्री है, मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बना के ज़्यादा ज़्यादा मार्केट में उतार दूँ, तो ये जो है कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। कंपनी के इंजीनियर्स कह रहे हैं कि नहीं हमारी प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, हम सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। कंपनी के पास पैसा भी खूब है, कंपनी कहती है बिल्कुल हम बना सकते हैं, तो क्यों ना बनाए। ये जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट है। लेकिन ये सब आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप कस्टमर के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को जो चाहिए, जब तक आप उस चीज़ को नहीं सोचेंगे तब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। ये और रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ योर बिजनेस है। मार्केटिंग मायोपिया को ये भी कहा जाता है रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ योर बिजनेस, कि आप किस बिजनेस में हैं, आप कस्टमर की किस नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, आप जान नहीं पाएंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट किस हिसाब से कस्टमर को कब और कैसे दीजिए। जैसे यदि आप कार के बिजनेस में हैं, आप कहें कि मैं कार के बिजनेस में हूँ, जी नहीं, आप कार के बिजनेस में नहीं हैं,
ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो है कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, और उसके लिए कस्टमर के पास बीसीओ ऑप्शन है। तो आपका कंपटीशन सिर्फ कार कंपनियां नहीं है, आपका कंपटीशन बाकी के भी जितने ट्रांसपोर्ट के तरीके हैं वो सभी आपके कंपटीशन में है। कस्टमर की थैली, कस्टमर के पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, और उसी पैसे के लिए जितने कॉम्पिटिटर हैं, जैसे बस वाला, ट्रेन वाला, प्लेन वाला, ये सभी उसी पैसे के लिए मार्केट में कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आपका जो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है, जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आप सोचते हैं मैं कार कंपनी में हूँ और चूंकि मैं सस्ती से सस्ती कार दे रहा हूँ तो इसलिए मेरी कार के बराबर। क्यों? क्योंकि आप केवल कारों को अपना कंपटीशन मान रहे हैं। जी नहीं, आप कितनी भी सस्ती कार दे लो, आप बस से सस्ती सर्विस नहीं दे पाओगे। अब उस केस में क्या होगा? इसलिए ज़रूरी ये है कि आप ये समझें कि आपका कंपटीशन कौन है, और उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जैक्टली है क्या। कस्टमर कार क्यों खरीदता है? कस्टमर कार क्या सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है? क्योंकि उसके लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं। कस्टमर कार कुछ और कारणों से भी खरीदता है, आपको उनको समझना पड़ेगा। अन्यथा कस्टमर आपको छोड़ के किसी दूसरे दूसरे ऑप्शन पे चला जाएगा। मैं एक कार से दूसरी कार पे जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके ऑप्शन को छोड़ के, यानी कार को छोड़ के वो बस पे चला जाएगा, मोटरसाइकिल पे चला जाएगा, किसी और तरीके पे चला जाएगा। इसलिए इस मार्केटिंग मायोपिया पे थियोडोर लेविट साहब ने कहा कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अंत में एक कंसेप्ट है फाइनल एवोल्यूशन, जो है जो कि आज के समय के हिसाब से सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। This concept holds that organization's task is to satisfy its customers in such a way that preserves और enhances consumers and society's well-being। मतलब इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि कस्टमर की को सेटिस्फाई करना है, इतना ही सिर्फ नहीं है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। इसमें दूसरी भी चीज़ है, इसमें कंज्यूमर की और सोसाइटी की, समाज की, दोनों की वेलबींग की सुनिश्चित की जाए। मतलब आप कस्टमर को ऐसी कोई चीज़ ना बेचें जो कस्टमर को नुकसान पहुंचा सकती हो, या कस्टमर को कोई ऐसी चीज़ ना बेचें जो सोसाइटी को नुकसान। इसलिए देखिए आजकल लो पोल्यूशन, आजकल ग्रीन एनर्जी, इस तरह की बातें चल रही, क्योंकि जिससे कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी को भी कोई नुकसान न पहुंचे। सोसाइटी ये कई तरीके की सोसाइटी हो सकती है, जो इमीडिएट सोसाइटी हो सकती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ है, वो सोसाइटी हो सकती है, जो जो सोसाइटी जिसमें कस्टमर रहता है। ये अलग अलग सोसाइटीज हो सकती हैं, परंतु सोसाइटी को नुकसान न हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।